हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो आज का सफर शुरू करते हैं प्यारे से कोटेशन के साथ। स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ एंड अ लिटिल लेस टाइम टू इम्प्रेस पीपल। कहा जाता है कि आप दूसरों को खुश करने की अपेक्षा अपने आप को कुछ बेहतर बनाने के लिए अधिक समय लगाइए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर ले लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को खुशी करना है तो आप अपनी सक्सेस और अपनी सफलता के साथ खुश कीजिएगा। तो और आपकी सफलता जो है वो बीटीएस क्लासेस के साथ ही होगी, डेफिनेटली होगी, जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हम सेशन लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें आपको एमटीएस की इंग्लिश 2025 में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी कराने की पूरी तैयारी है। देखिएगा यहाँ पर आपको जो एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम लोग सिलेबस का। तो सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है स्पॉटिंग एरर। देखिएगा स्पॉटिंग एरर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये दो जो पोर्शन है इसके लिए आपको ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, स्पेशली सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, अलॉन्ग विद प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स हैं। इन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। और उसके आगे दे रखा है आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिएगा ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वोकैब सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आपकी जितनी स्ट्रांग वोकैब हो जाएगी, समझ लीजिए आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हमारा वोकैब से रिलेटेड होगा। उसके बाद आ जाइए इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। देखिएगा जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है ये भी आपका पार्ट किसका है, ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन कुछ वोकैब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वी विल हैव टू प्रिपेयर ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्रहेंशन। देखिए कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, ये एक शब्द होता है कॉम्प्रहेंड, ये कॉम्प्रहेंड से बना है, कॉम्प्रहेंड। देखिए कॉम्प्रहेंड एक वर्ब है, राइट। कॉम्प्रहेंड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है समझना, इट मीन्स अंडरस्टैंड। कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ। तो थ्रू कॉम्प्रहेंशन दे आर चेकिंग द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो हाउ यू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। सो इफ दे वांट टू चेक दे विल गिव यू कॉम्प्रहेंशन पैसेज। देखिए जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज होता है ये तीन तरीके से आ जाता है। एक तो पीक्यूआरएस की तरीके से आता है, दूसरा आता है एक अनसीन पैसेज दे रखा होता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं, तीसरा पैटर्न होता है क्लोज टेस्ट, जो कि आपके इस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसमें हमें क्लोज टेस्ट पे वर्क करना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और जब हम टॉपिक कवर करेंगे तभी हम इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। और आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स लेकर आ रहे हैं जो कि वन वर्ड्स हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहले उस पर कुछ चर्चा करेंगे हम और बाद में ये सारे टॉपिक्स आपके वन बाय वन क्लियर करेंगे। ओके, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में कि द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन्स हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी। देखिए किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को एनालिसिस करना, उसकी पर्सनैलिटी को बताना या उसके बारे में जानकारी कि वो किस तरह का पर्सन है या उसकी राइटिंग को मैच करना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो एनालिसिस है, इसको हम क्या बोलते हैं समझ लीजिएगा। देखिएगा आप पहले तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस को समझ लीजिए आप। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है आपका न्यूमिस्मैटिक्स, उसके बाद है ग्राफोलॉजी, फाइलॉजी एंड कैलीग्राफी। देखिए इफ यू टॉक अबाउट कैलीग्राफी, देखिए कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। देखिए भाषा को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना क्या कहलाता है, कैलीग्राफी कहलाता है, राइट। तो भाषा को सुंदर तरीके से लिखना कैलीग्राफी कहलाता है। और फैलोग्राफी क्या होता है, सारी चीजों को आप समझेंगे वन बाय वन। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन्स हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर लैंग्वेज। फैलोलॉजी क्या होता है,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कोई भी भाषा किस तरीके से उस भाषा का विकास हो रहा है, उस लैंग्वेज का विकास किस तरीके से हो रहा है, तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो फाइलोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और ग्राफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग आपकी कहलाती है ग्राफोलॉजी। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? स्टडी और कलेक्शन, स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी। देखिएगा, करेंसी का जो अध्ययन होता है पैसे का, इसमें कॉइन्स भी आते हैं, नोट्स भी आते हैं, तो करेंसी का जो अध्ययन होता है, जो पैसे का अध्ययन होता है, उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। तो अब हमसे पूछा क्या गया था? एनालिसिस ऑफ ए पर्सन्स हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ग्राफोलॉजी। देखिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? किसी की हैंडराइटिंग का अध्ययन करना ग्राफोलॉजी कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन। देखिएगा, आपको ज्योग्राफी की ब्रांच के बारे में बताना है जिसमें हम क्या करते हैं? माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि पर्वत का और उसके स्ट्रक्चर का, वो किस तरीके से बन रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन है पैलियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ओरोग्राफी और मिथोग्राफी। थोड़ा सा सोचिए आप कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए, जो पैलियोग्राफी है, इसमें एंशियंट राइटिंग का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ राइटिंग। प्राचीन जो लेख लिखे गए हैं, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हस्त से लिखे गए हस्तलेख है, उसका जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा पैलियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद ऑर्थोग्राफी क्या कहलाता है? द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग। देखिए, जो स्पेलिंग का सिस्टम होता है किसी भी शब्द को लिखने के लिए, कुछ जैसे हाउस, HOUSE हाउस आपको लिखना है तो एक प्रॉपर वे है, HOSE होज नहीं लिख सकते हैं आप। तो ये जो एक सिस्टम है लिखने का वर्ड्स को, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑर्थोग्राफी। और उसके बाद आता है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का जो अध्ययन करते हैं, जिसमें पर्वत को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो आपका ऑरोग्राफी कहलाता है। मिथोग्राफी क्या होता है? क्रिएशन ऑफ मिथ्स, क्रिएशन और कलेक्शन। देखो, मिथ्स क्या होता है? मिथ्स जो होता है ये इमेजिनेशन होता है। क्या होता है? इमेजिनेशन। और मिथ का अपोजिट होता है फैक्ट। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि मिथ का अपोजिट क्या होगा, तो मिथ का मतलब होता है इमेजिनेशन, यानी कि जो चीज काल्पनिक है वो मिथ है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फैक्ट। फैक्ट मतलब वास्तविकता। तो अब राइट आंसर आपको मिल गया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन क्या कहलाता है? वो उसको बोलते हैं ऑरोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑरोग्राफी। राइट, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने है, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल राइट्स हैव बीन ब्रोकन आउट ऑल ओवर द कंट्री। देखिएगा, यहां पर क्या कहा गया है आपसे कि गवर्नमेंट के रूल की एब्सेंस में राइट्स जो हैं वो क्या हो गए? वो फैल गए। देखो, राइट्स होता क्या है समझ लीजिएगा। राइट्स कहते हैं दंगे। राइट्स क्या होता है? दंगे। राइट। और एक वर्ड आपको यहां पर दे रखा है, ब्रोकन आउट। देखिए, ब्रोकन आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? देखो, फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये भी आप समझ लो। देखिएगा, वर्ब
प्लस प्रेपोजिशन। देखिए वर्ब प्लस प्रोपोजिशन, जब कोई वर्ब किसी प्रोपोजिशन को साथ में रखने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो वो आपका फ्रेजल वर्ब एक्सप्रेशन कहलाता है, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास वर्ब है ब्रेक, वर्ब क्या है ब्रेक, राइट, और एक प्रेपोजिशन आपने ले लिया क्या, आउट। अब देखिए वैसे तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन अब यहां पर क्या है, वर्ब के साथ में आउट जोड़ दिया आपने, ब्रेक आउट, तो एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ा। अब प्रेपोजिशन जुड़ने के बाद में इसका मीनिंग चेंज हो गया, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड सडनली, स्प्रेड सडनली यानी कि अचानक से फैल जाना। और किसका, स्पेशली रॉइड्स का या फायर का या किसी डिजीज का, कोई महामारी है या कोई भी पेंडेमिक है वो फैल रही है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रेक आउट का, राइट। तो समझ में आ गया, फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट, स्प्रेड सडनली, ब्रेक आउट मींस अचानक से फैल जाना, रॉइड्स का या फायर का, आग का या किसी बीमारी का। तो क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल राइट्स हैव ब्रोकन आउट ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स की एब्सेंट में पूरे देश में दंगे फैल गए, एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट काओस। कंप्लीट काओस की स्टेट है, काओस क्या होता है, डिसऑर्डर। और ऐसी सिचुएशन काओटिक सिचुएशन कहलाती है, जहां पर कोई नियम कोई कानून ना हो, तो वो काओटिक, और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, काओस कहलाता है। तो पूरी तरीके से हर तरफ डिसऑर्डर फैला हुआ है, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी। देखिए आपके पास जो ऑप्शन है 4 दे रखे हुए हैं, इनमें से ही एक आपको ऑप्शन चुनना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एनार्की, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप और मोनार्की। देखिए मोनार्की क्या होता है, एक ऐसी सरकार जो कोई राजा या रानी चला रहा है। क्योंकि मोनार्क जो है वो राजा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राजा को। तो मोनार्की क्या है, एक ऐसी सरकार जो कोई राजा या रानी चला रही है, मोनार्की कहलाएगी। डिक्टेटरशिप क्या होती है, देखिएगा एक ऐसी सरकार जिसको एक ही व्यक्ति चला रहा है या कुछ व्यक्ति चला रहे हैं और जिनके पास कंप्लीट पावर है, मींस ए गवर्नमेंट बाय अ पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास संपूर्ण ताकत है, वो ऐसी जो व्यवस्था है वो आपकी डिक्टेटरशिप कहलाएगी, जिसको आप तानाशाही कहते हैं। और नेक्स्ट है ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू। देखिए एक गवर्नमेंट रूल्ड बाय फ्यू पर्संस, एक ऐसी सरकार जिसमें कुछ थोड़े से लोग ही सरकार को चला रहे हैं, तो वो ऐसी सरकार ओलिगार्की कहलाएगी। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एनार्की। एनार्की क्या है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी सरकार नहीं, कोई भी कानून नहीं, वो एनार्की कहलाएगी। इसको अराजकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओके। तो इसको अच्छे समझ लीजिएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बोलेंगे क्या, एनार्की। अच्छा ऐसे लोगों को एनार्किस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल द रूल्स इज कॉल्ड एनार्किस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट। देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट में किसी के अपोजिशन में एक लीगल एक्शन ले लेता है किसी के अगेंस्ट में, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे। देखिएगा आपके पास ऑप्शन है सैंक्टिमोनस, न्यूमिस्मैटिक्स और प्रैग्मेटिक और प्लेंटिफ। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा जो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए सैंक्टिमोनस क्या होता है, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स, बेटर देन
भले से वो दूसरों से बेहतर हो ना हो, लेकिन वो अपने आप को औरों से बेहतर समझ रहा है, उसको लग रहा है कि आई एम द बेस्ट। तो जो आई एम द बेस्ट वाली सिचुएशन है वो सैंक्टिमनस की तरफ आपको लेकर जाती है। और न्यूमिस्मैटिक की अगर हम बात करें, न्यूमिस्मैटिक पढ़ा है अभी आपने? जी बिल्कुल। तो न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ करेंसी, स्टडी या कलेक्शन ऑफ करेंसी क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। अगला वर्ड है आपका प्रैग्मेटिस्ट। देखिए प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है? प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है? वन हु डज समथिंग इन अ प्रैक्टिकल वे, वन हु डज समथिंग इन अ प्रैक्टिकल वे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को प्रैक्टिकल वे में करता है, कन्वेंशनल वे में नहीं करता है, वो पर्सन प्रैग्मेटिक कहलाता है। और लास्ट है हमारे पास क्या? प्लेंटिफ। देखिए प्लेंटिफ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है, जिसको हम वादी कहते हैं, राइट? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्लेंटिफ, राइट? अब प्लेंटिफ का अपोजिट क्या होगा? जिसके खिलाफ कोई मुकदमा किया जा रहा है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट बोलते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम आपको स्पेशल एक सीरीज दे देंगे सारे वन वर्ड्स की, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो अगला है हमारा, आर के लक्ष्मण वॉज वेल नोन फॉर हिज ड्रॉइंग्स ऑफ पीपल इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। देखिए आर के लक्ष्मण को जाना जाता है ऐसी ड्राइंग्स के लिए ऑफ पीपल इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर टू कॉज लाफ्टर, कि ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं वो लोगों की कि जिससे आपको हंसी आ जाए, जिससे आपको हंसी आ जाए। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपके पास वो दे रखा है आर्टिकल, स्केचेस, पोर्ट्रेट्स और कैरिकेचर्स। देखिएगा सबसे पहले ऑप्शंस को समझ लीजिएगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल्स आर दी वर्ड्स कमिंग बिफोर अ नाउन फॉर इस टेलिंग द थिंग वेदर इट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। देखिए किसी भी नाउन से पहले ऐसे शब्द जो उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं वो आपके आर्टिकल्स होते हैं, राइट? इसमें आपका ए एन एंड द आ जाता है, राइट? चलिए स्केचेस क्या होता है? जब फ्री हैंड कोई भी फिगर आप बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? फ्री हैंड। जो फ्री हैंड ड्राइंग आप बना देते हैं किसी भी चीज की, कोई भी आपने फ्री हैंड ड्राइंग बना दी जो कि फिनिश वर्क नहीं है, ऐसी बना दिया आपने, वो आपका स्केच कहलाता है। फ्री हैंड ड्राइंग दैट इज नॉट फिनिश्ड, राइट? और पोर्ट्रेट्स क्या होता है? पोर्ट्रेट्स देखिए किसी भी पर्सन का, ये भी किसी भी पर्सन की एक पिक्चर है, लेकिन कैसी है? इसको आपने लिखित रूप में दिया है, किसी को आपने लिखित रूप में जो पोर्ट्रेट पिक्चर दे रहे हैं वो आपका क्या हो जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी। डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन, किसी व्यक्ति का या किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, स्पेशली पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। तो तस्वीर को भी हम पोर्ट्रेट बोलते हैं और किसी की तस्वीर शब्दों के माध्यम से खींचना भी पोर्ट्रेट कहलाता है। और लास्ट वर्ड इज कैरिकेचर, राइट? और कैरिकेचर ही बचा है। तो कैरिकेचर क्या होगा? ऐसी ड्राइंग्स जो एग्जेजरेटेड मैनर में आपने बना दी है किसी को लाफ्टर को क्रिएट करने के लिए। तो कैरिकेचर हमारा यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। ओके तो ध्यान रखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है, स्केच, पोर्ट्रेट्स एंड कैरिकेचर, सारे वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर जा रहा है वर्क के लिए, काम के सिलसिले में जो यात्रा कर रहा है। ओके तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे वैग्रेंट, दूसरा है नोमैड और तीसरा है पिलग्रिम और चौथा है
आइटनेरेंट। देखो वैग्रेंट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास घर नहीं है, वो इधर उधर जा रहा है और लोगों से मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है, होमलेस। होमलेस वेंडर है, यहां वहां भटक रहा है और लोगों से मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, तो हम उसको वैग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैग्रेंट। अच्छा, नोमैड क्या होता है? नोमैड भी एक प्रजाति होती है जो अपने अपने घर को या अपने सारे सामान को लेके भटकती रहती है, जगह जगह पर जा रही है, तो वो अपना बसेरा डाल लेते हैं जगह जगह पर, तो उन लोगों को हम नोमैड या बंजारा कहते हैं। वन हु गोज प्लेस टू प्लेस विद हिज बिलोंगिंग्स। अपने साजो सामान को लेके, गठरी को लेकर वो जगह जगह जा रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं, तो वो लोग नोमैड कहलाते हैं, राइट। पिलग्रिम क्या होता है? वन हु गोज ऑन अ रिलीजियस जर्नी। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, किसी श्राइन पर जा रहा है, श्राइन कहते हैं किसी रिलीजियस प्लेस को, जो किसी श्राइन पर जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? पिलग्रिम कहलाएगा। और धार्मिक यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पिलग्रिमेज कहा जाता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन लास्ट बचता है, आइटिनरेंट, तो यही हमारा आंसर है, बिल्कुल राइट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम के सिलसिले में यहां वहां जा रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको हम आइटिनरेंट बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउसेस एट द सेम टाइम वाज क्वाइट कॉमन इन द ओल्डन डेज। देखिएगा, ओल्डन डेज में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा कॉमन थी। तो एक से अधिक पत्नियां रखने की जो प्रथा है उसको हम क्या बोलते हैं? अब आपके सामने ऑप्शन है, पैट्रिसाइड, पैट्रियार्की, पॉलीगैमी, पैरोकियलिज्म। देखिएगा, ये तो यहां पर तो लगा है साइड, यहां पर टू वाइफ्स रखने की बात हो रही है, और जबकि यहां पर है साइड। देखो साइड क्या है? एक रूट है। साइड क्या है? साइड एक रूट है, और जिसका मीनिंग है एक्ट ऑफ किलिंग। तो किलिंग से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे उसकी रूट आपको क्या मिल जाएगी? साइड मिल जाएगी। तो अब यहां पर आ रहा है पैट्रिसाइड, तो किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या क्या कहलाता है? पैट्रिसाइड कहलाता है। और पैट्रियार्की क्या होता है? पैट्रियार्की होता है ए सिस्टम इन विच मेल्स आर गिवन प्रायोरिटी, यानी कि मेल्स को दे दी गई है पूरी कमांड किसी भी काम को करने की, किसी संस्था को या किसी भी सरकार को चलाने की, तो वो आपकी पैट्रियार्की कहलाएगी। गिविंग पावर टू मैन, मैन को ही पावर दे दी जाती है, जिसमें वो आपकी पैट्रियार्की होती है। उसके बाद आता है पॉलीगैमी। देखिएगा, पॉली का मतलब ही होता है मैनी से, और गैमी का मतलब होता है शादी करना। तो जो बहुविवाह है, जो एक से ज्यादा शादी कर रहा है, वो हमारा राइट आंसर पॉलीगैमी हो जाएगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है ये क्या कह रहा है हमसे? पैरोकियज्म क्या है? ये है नैरो माइंडेडनेस। देखिए, पैरोकियलिज्म क्या है? नैरो माइंडेडनेस है, यानी कि एक छोटी सोच है, एक छोटे एरिया के बारे में सोचना, एक लिमिटेड सोच के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया यहां पर? पॉलीगैमी। चलते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड। देखिए, किसी ऐसी पोएम की स्टडी हमें करना है जिसमें किसी
मरे हुए व्यक्ति पर हम क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं। लेमेंट भी जानते हैं, देखिए लेमेंट का मतलब होता है मौर्न, यानी कि शोक मनाना, तो जिसमें हम शोक मनाते हैं। तो अब देखिए ऐसे तो एक डिस्क्रिप्शन होता है, राइटर अपनी राय को रखता है, तो ये तो नहीं हो सकता। और रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी हैपनिंग्स होती हैं उनके बारे में दिखाया जाता है कि किसी भी घटना के बारे में रिपोर्ट तैयार होती है। अकाउंट भी किसी भी घटना का वर्णन डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे सामने है एन एलिजी। तो एलिजी क्या होता है, ये एक सैड सॉन्ग होता है। तो एक सैड सॉन्ग होता है जो स्पेशली सॉन्ग भी हो सकता है, पोएम भी हो सकती है, जो किसी डेड पर्सन के लिए गाया जाता है। तो याद रखिएगा, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड इज नोन एज एन एलिजी। क्या बोलते हैं इसको, एलिजी। और जो हमारे सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो आप लगातार एफर्ट्स लगा रहे हो, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिएगा यहां पर जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, रिकैंट, परसिवरेंस, यूफेमिज्म और पर्सपिकेशस। देखिएगा पर्सपिकेशस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच लेता है, तो उस पर्सन के लिए हम पर्सपिकेशस या इंटेलिजेंट का यूज कर लेते हैं। यूफेमिज्म क्या है देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई ऑड सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें बोलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूफेज्म यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमें यूज करना है डाइड, तो डाइड हम ना कहकर क्या बोल देंगे, पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी कि गुजर गए। तो पास्ड अवे इज एन यूफेज्म फॉर डाइड। पास्ड अवे इज एन यूफेज्म फॉर डाइड। तो किसी ऑकवर्ड शब्द को जो सुनने में अच्छा ना लगे, उसको हमें चेंज करने के लिए कुछ दूसरे वर्ड का यूज कर लेते हैं, थोड़ा फॉर्मल सा, तो वो हमारा यूफेज्म कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दे रखा है परसिवरेंस। देखो परसिवरेंस का मतलब होता है किसी भी काम में अड़े रहना, मीन्स टू कंटिन्यू टू डू। किसी काम को करते रहना, किसी काम को बिना मतलब कंप्लीट करे ना रुकने की जो कल्पना, इस तरह की जो आपने दृढ़ निश्चय किया है, वो आपकी परसिवरेंस होती है। और रिकेंट का मतलब होता है रिनाउंस, त्यागना। रिकेंट का मतलब होता है रिनाउंस यानी कि त्यागना, अपने विचारों को, या आपने कोई भी स्टेटमेंट लिया, बाद में उस स्टेटमेंट से चेंज हो जाते हैं, या आप किसी कोई आपका बिलीफ है, उस बिलीफ से आप वापस हो जाते हैं, तो वो आपने क्या करा, उसको रिनाउंस करा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो परसिवरेंस होगा, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिएगा, और बहुत सारे इससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए और लेकर आएंगे, लेकिन इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, बैड साइंटिस्ट वर्क relentlessly improve the instrument for measuring electric current। देखिए ऐसा साइंटिस्ट है जो क्या कर रहा है, जो लगातार काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जो लगातार काम कर रहा है, relentlessly। देखिए इसका मतलब है बिना रुके, सीजलेसली मीन्स कंटिन्यूअसली, मीन्स परपेचुअली। तो जो काम लगातार कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम को कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है जो मीजर करता है। क्या करता है, मीजर करता है किस चीज को, करंट को। देखिए करंट को मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताना है। तो चलते अब हम सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर का काम होता है हीट को मापना, किसी चीज के ठंडेपन या गर्माहट को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, राइट। किसी भी चीज के ठंडेपन को या गर्माहट को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं।
कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे। कंपास, देखिए कंपास इज यूज फॉर डायरेक्शन, कंपास का यूज किया जाता है डायरेक्शन को यूज करने के लिए। और लास्ट वन इज अवर आंसर अमीटर, अमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग करंट। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा उपकरण जिससे हम धारा को मापते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीटर। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।